आज आपको गोली दर्पण की फोकस दूरी के संबंध में एक फार्मूला प्राप्त करना है। ठीक है, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी वस्तु से दर्पण की दूरी, ठीक है, और प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी। कहने का मतलब यू आप देख रहे हैं, यह एक आपका गोली दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, याद आ रहा है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, अगर किसी दर्पण के उभरे हुए भाग को कलई कर दी जाए और दबे हुए भाग से परावर्तन हो तो कौन सा दर्पण होता है, वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, इस अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी को यू दिखाया गया है। यहाँ पर वस्तु क्या है, ये वस्तु है ए बी। इस वस्तु की दूरी को हमने दिखाया है यू से। और प्रतिबिंब की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है भी। वस्तु की दूरी यू है और प्रतिबिंब की दूरी भी है। ठीक है, और यू और भी के पदों में इस गोली दर्पण की यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ आपको प्राप्त करना है। ठीक है, ये फार्मूला आपका निकलेगा 1/f = 1/v + 1/u। बात क्लियर हो रही है। गोली दर्पण से जो रिलेटेड बाकी सब टर्म्स हैं वो बताए गए थे आपको कि गोली दर्पण का ध्रुव क्या होता है, गोली दर्पण का फोकस क्या होता है, फोकस तल क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। ठीक है, इसी पर न्यूमेरिकल भी है। वैसे ये हाई स्कूल का पूरी तरह से टॉपिक है आपका। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी जो कि कोर्स में है तो इसलिए आपको प्राप्त पढ़ना उसको। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी में और लेंस की फोकस दूरी के फार्मूले में बस यही एक बेसिक अंतर है। यहाँ पर 1/f = 1/v + 1/u की जगह पे अगर लेंस का केस रहेगा तो क्या हो जाएगा, -1/u। 1/f = 1/v - 1/u, ये जो है प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। तो चलिए हम इस फार्मूले को सिद्ध करते हैं। देखिए, ये गोली दर्पण है, यही सूत्र आपका अवतल दर्पण के लिए भी सत्य होगा और उत्तल दर्पण के केस में भी यही सूत्र लगेगा, यही सूत्र सत्य होगा। ठीक है, u और v के टर्म्स में f का मान निकालना है। ये गोली दर्पण का ध्रुव है, ये आप देख रहे हैं, ये गोली दर्पण का क्या है, ये आपका ध्रुव है। और ध्रुव से ही सभी दूरियां मापी जाती हैं। किसी भी दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं। तो ये आपका ध्रुव है। ध्रुव से ही वस्तु की दूरी ली गई है जिसको हमने u से दिखाया है। ध्रुव से ही प्रतिबिंब की दूरी ली गई है जिसको हमने v से दिखाया है। और ध्रुव से ही वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता केंद्र की दूरी ली गई है वक्रता त्रिज्या के बराबर। आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या जो है वह फोकस दूरी की दुगनी होती है, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, f = क्या होता है, r/2। तो जहां r रहेगा वहां पर 2f लिख करके हम इस टर्म को जो है f में ला देंगे बाद में। ठीक है, चलिए, तो क्या किया हमने, ये वस्तु हमारी है ए बी वस्तु का जो प्रतिबिंब बना हुआ है वो क्या बना है, a'(b'). कैसे बना हुआ है, ठीक है, ए सिरे से चलने वाली समांतर किरणें, जब कोई समांतर किरण दर्पण के अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है, वो दर्पण के फोकस से होकर जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से जा रही हैं। एक हो गया, पहला नियम हो गया। दूसरा आप यहां देख रहे हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली कोई प्रकाश किरण जो कि दर्पण पर गिरती है उसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहा जाता है उसको। ठीक है, तो ये अभिलंब होता है और अभिलंबोत गिरने वाली कोई प्रकाश किरण जो है सीधे अपने मार्ग से वापस लौट आती है। बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से दो प्रतिबंधों के साथ इन दोनों किरणों का जो कटान बिंदु है क्या मिला आपका, a'। तो ए बी वस्तु का जो प्रतिबिंब मिला आपका वो क्या है, a'(b'). ठीक है, ए बी हमारी वस्तु है और इस ए बी वस्तु का जो प्रतिबिंब हमको प्राप्त हुआ है वो क्या मिला हुआ है, a'(b'). ठीक है, यहां तक। अब यहां पर हमने क्या किया है, m से यहां पर लंब डाल दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन किया है, क्योंकि बिना त्रिभुज माने इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो हमने जहां पर ये m कौन सा बिंदु है, a से चलने वाली जो समांतर किरणें हैं वो जब जिस बिंदु पर टकराती हैं दर्पण से उस बिंदु को हमने m माना है। तो m से हमने अभिलंबोट डाल दिया है और वो आकर के n पर मिल गया है। ठीक है, तो mn जो है वह ab के समांतर भी है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है।
बराबर भी है और समांतर भी है। तो ए बी बराबर एम एन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसमें दो त्रिभुज, पहला ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये त्रिभुज, और एक पेयर तो ये हो गया। इन दोनों त्रिभुजों का कौन कौन सा त्रिभुज है फिर ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये दोनों त्रिभुजों का जोड़ा सिमिलर है। और दूसरा त्रिभुज हमारा है एम एन एफ और ए डैश बी डैश एफ, एक जोड़ा ये है। तो इन दोनों त्रिभुजों का जो जोड़ा है ये क्या है, ये सिमिलर है यानी समरूप है। क्या है ये, सिमिलर अर्थात समरूप त्रिभुज है दोनों। पहला कौन सा जोड़ा हमारा है, ए बी सी, त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, ये सिमिलर है। ठीक है, किसके सिमिलर है, ए डैश बी डैश सी के, ए बी सी सिमिलर है ए डैश बी डैश सी के। क्लियर बात हुई। और दूसरा जोड़ा कौन सा सिमिलर है, एक है एम एन एफ, ये ट्रायंगल आपका है, ट्रायंगल है एम एन एफ लिख रहा है, उधर वाला है, ये सिमिलर किसके हैं, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। बात क्लियर हो रही है। एम एन एफ ये सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ के। सिमिलर ट्रायंगल कैसे होते हैं आपको पता ही होगा, अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो जाएं, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो जाएं, तो वह दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी ये कैसे त्रिभुज होंगे, ये समरूप त्रिभुज होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी ये कैसे त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो पहले त्रिभुज का जो लंब है और दूसरे त्रिभुज का जो लंब है, यानी ये कोण आपका 90 अंश है, ये भी कोण 90 अंश का है। ठीक है, दोनों कोण 90-90 अंश के हैं। ठीक है, एक तो कोण ये बराबर हो गया, अर्थात बी पर जो कोण बना है वह बी डैश पर बने कोण के बराबर हो गया। दूसरा देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, समझ रहे बात को, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती हैं तो वहां पर क्या होता है, दोनों तरफ बने हुए जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर होगा ही, या वैसे भी समझ सकते हैं ये आपके एकांतर एंगल है, ये एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो यह दोनों एकांतर कोण हो गए, यह दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो गए और ये परस्पर 90-90 अंश के हैं। तो इस त्रिभुज के तीनों कोण, अगर इस त्रिभुज के तीनों कोणों बराबर हो गए तो ये जो पहला आपका जोड़ा है वो क्या हो गया, ये सिमिलर ट्रायंगल का हो गया, समरूप त्रिभुज का हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर ये समरूप त्रिभुज है तो उसी तरह से ये भी समरूप त्रिभुज है, वही सेम प्रॉपर्टी आपकी वहां भी लगेगी। ठीक है, समरूप त्रिभुज के लिए आपको पता है कि समरूप त्रिभुज में भुजाओं का जो रेशियो होता है, भुजाओं का रेशियो बराबर होता है। जैसे यहाँ पर पहला त्रिभुज जो है वह है राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज है। तो पहले त्रिभुज का लंब और दूसरे त्रिभुज का लंब, इन दोनों का जो रेशियो होगा वह पहले त्रिभुज के आधार और दूसरे त्रिभुज के आधार के अनुपात में होगा, और वही पहले त्रिभुज के कर्ण और दूसरे त्रिभुज कर्ण के अनुपात में भी रहेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल की बात करें तो क्या हो जाएगा, पहले त्रिभुज का जो बड़े वाले का देखिए, बड़े वाले का आधार क्या है, बी सी। ट्रायंगल आपके दोनों ए बी सी और ए डैश बी डैश सी क्या है, समरूप त्रिभुज है ये। ठीक है, समरूप त्रिभुज में आधार बटे आधार बराबर लंब बटे लंब बराबर कर्ण बटे कर्ण होगा। तो आधार यहाँ पे क्या होगा, बी सी, और दूसरे का आधार क्या होगा, बी डैश सी। देखिए बी सी अपान बी डैश सी, क्लियर हुआ। बी सी पहले वाले का आधार, बी डैश सी दूसरे वाले का आधार, इज इक्वल टू, ठीक है, पहले वाले का लंब क्या है, ए बी, ये हो गया आपका ए बी, दूसरे वाले का लंब क्या है, ए डैश बी डैश। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, ए डैश बी डैश देख लीजिए, बी सी अपान बी डैश सी
बड़े वाले का आधार बटे छोटे वाले का आधार बराबर बड़े वाले का लंब बटे छोटे वाले का लंब। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर, इसको 1 समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए ऐसे ही आप दूसरे वाले में जरा आ जाइए। दूसरा त्रिभुज क्या है, पहला देखो MNF, ये आपका देखिए ट्रायंगल। दूसरा है A', B', F। आपको बताया गया कि ये भी दोनों त्रिभुज उसी प्रकार से समरूप त्रिभुज हैं जैसे आपने पहले वाला देखा था। ठीक है, तो वहां भी लगा दीजिए नियम ये, तो क्या हो जाएगा MN, माफ कीजिएगा, पहले आप बड़े वाले का आधार, बड़े वाले का आधार क्या है FN, ये हो जाएगा FN डिवाइड बाई B', बड़े वाले का आधार हो गया FN और छोटे वाले का आधार हो गया B', F बराबर बड़े वाले का आधार बटे छोटे वाले का आधार बराबर बड़े वाले का लंब क्या हो गया MN, बड़े वाले को हो गया MN अपान छोटे वाले लंब क्या हो गया A', B'। बोलिए सही इतना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। FN अपान B', बराबर MN अपान A', B'। अब यहां आप देख रहे होंगे कि AB की जो लेंथ है वो MN के इक्वल है, पैरेलल, क्योंकि ये लाइन कौन सी है, पैरेलल लाइन है, इसलिए AB की जो लंबाई है वह MN के बराबर है। तो जो जहां पर MN लिखा हुआ है इसी को हम क्या कर सकते हैं AB कर सकते हैं, AB अपान A', B', ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वल कर दीजिए। तो आप देखिएगा ध्यान से कि दोनों के जो AB अपान A', B', इसका भी राइट साइड है और AB अपान A', B' दूसरे वाले का भी राइट साइड है। तो समीकरण 1 और 2 अगर है, इन दोनों समीकरणों के जो आपके दाहिने पक्ष हैं वो बराबर हैं। अगर दाहिने पक्ष बराबर हैं तो बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। बाएं पक्ष को बराबर कीजिए। बायां पक्ष कौन सा है आपका, पहले वाले का बायां पक्ष है BC अपान B', इज इक्वल टू इधर क्या है FN अपान B', F। बोलिए सही है ना, BC अपान B', इज इक्वल टू FN अपान B', F, पहले वाले का बायां पक्ष दूसरे वाले के बाएं पक्ष के बराबर होगा। यहां तक ठीक है। अच्छा, अब यहां से क्या करना होगा आपको कि सारी जो वैल्यू है ना, क्योंकि ये दूरी जैसे BC लिखा है तो B से C तक की दूरी है, B' C है तो B' C तक की दूरी है, और दर्पण में जो सभी दूरियां हैं वो कहां से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं। तो इसमें जो सभी दूरियां हैं इनको ध्रुव से उस बिंदु तक की दूरी के रूप में कन्वर्ट कीजिए। कहने का मतलब ध्रुव सब में आना चाहिए, क्योंकि ध्रुव से ही दूरियां मापी जाती हैं। तो जब तक ध्रुव इसमें इंक्लूड नहीं होगा तब तक हम U, V और F की वैल्यू रख नहीं पाएंगे। तो कैसे इंक्लूड करेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा। BC आप देख रहे हैं, BC कहां से कहां दूरी है, यहां से लेकर यहां तक की। तो BC को हम PB देख रहे हैं, PB माइनस PC लिख सकते हैं। देख लो ध्यान से, PB माइनस PC, देख लो ध्यान से, PB दिख रहा है माइनस PC। ठीक है, P क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि P ही ध्रुव है, ध्रुव से दूरी मापी जाती है। तो जब PB में से PC घटा देंगे तो अपने आप BC आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। चलिए ऐसे BC को इस तरह कन्वर्ट कर दिया। B' में जरा आओ, B' ध्यान दीजिएगा, B' यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं PC माइनस PB' लिख सकते हैं, PC माइनस PB' लिख सकते हैं। इसको देख लीजिए, कोई समस्या, इज इक्वल टू FN। अच्छा, यहां F से लेकर N तक की डिस्टेंस है, तो N बिंदु में और P बिंदु में कोई अंतर नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि ये फोकस दूरी के जो फार्मूले आपके होते हैं, चाहे लेंस में फोकस दूरी का फार्मूला हो या दर्पण में फोकस दूरी का फार्मूला हो, ये सभी जो फार्मूले होते हैं वे छोटे द्वारक के दर्पण के लिए ही सत्य होते हैं। मतलब ये जो आपका दर्पण दिख रहा है, यह दर्पण छोटे द्वारक का हो। जब छोटे द्वारक का दर्पण होगा तो उस अवस्था में M बिंदु जो है, ठीक है, इस M बिंदु से डाला गया जो लंब होगा वो N अगर होगा तो N P के बहुत नजदीक होगा, और छोटे दर्पण के लिए N बिंदु P के इतना नजदीक होगा कि N और P को आप कोइंसिडेंट मान सकते हैं। कोइंसिडेंट का मतलब एक ही बिंदु पर पड़ा हुआ मान सकते हैं।
तो n और p और कॉन्स्टेंट हो गए, तो चाहे दूरियां हम n से ले f तक की, चाहे p से ले f तक की। तो कहने का मतलब यहां पर जो आपने fn लिखा है उसको हम, माफ कीजिएगा, pf भी लिख सकते हैं, क्योंकि सारी दूरी को हमको ध्रुव से लेना है, इसलिए इसको हम pf लिख सकते हैं अपान, ठीक है, b डैश f देख रहे हैं, b डैश से लेकर f तक की डिस्टेंस है, इसको हम pb डैश माइनस pf लिख सकते हैं, pb डैश माइनस क्या pf, ऐसे लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं? देख लीजिए, pf किसकी जगह लिखा है, fn, और यहाँ पर आप ब्रैकेट समझ भी सकते हैं, pf जो है वह नियरली इक्वल है, बराबर है, ये लगभग बराबर है, ये लगभग बराबर है, किसके बराबर है, ये fn के बराबर है। दोनों की दूरियों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, समझ गए बात को? तो pf अपान यहाँ पर जो आपका b डैश f है, उस b डैश f को हमने pb डैश, वहां देख लीजिए, माइनस pf लिख दिया है। ठीक, चलिए अब इन सब दूरियों को जो हमने लिखा है इसको संकेतों में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, संकेत कौन कौन से, u है, v है, f है, इन संकेतों में f नहीं r है, इसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि चिन्ह परिपाटी आपको पता है, दूरियां नापने की जो चिन्ह परिपाटी है वो आपको पता है, याद आ रहा है आपको ना? दूरियां नापने की जो चिन्ह परिपाटी है उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि सभी बाईं तरफ की जो दूरियां होती हैं वो कहां से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती है। बाईं तरफ की सभी दूरियां, माफ कीजिएगा, दूरियां तो ध्रुव से मापी जाती हैं, लेकिन सभी बाईं तरफ की दूरियां जो है वह ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। ठीक है, बाईं तरफ की दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ जो भी दूरियां हैं, चाहे पीसी की दूरी हो, चाहे पीबी की हो, चाहे पीबी डैश हो, चाहे पीएफ हो, सब ध्रुव के किधर हैं, बाईं तरफ है, इसलिए सब जो है ऋणात्मक चिन्ह के साथ रखे जाएंगे। इसी क्लियर हो रही है, सब जो है ऋणात्मक चिन्ह के साथ ही रखे जाएंगे। जैसे पीबी है, पीबी आपको याद है क्या है, देखो जरा ध्यान से, पीबी, पी से लेकर बी तक की डिस्टेंस, अर्थात ध्रुव से लेकर के वस्तु तक की दूरी, ध्रुव से लेकर के वस्तु तक की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, यू कहते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, क्योंकि बाईं तरफ है तो क्या लिखेंगे, माइनस यू, माइनस यू। क्लियर हो गई बात? पीबी की जगह क्या हो गया, माइनस यू, ये इतना क्लियर? चलिए, पीसी क्या है, पीसी जो है वो आर है, देखो यहां से पी से लेकर सी, सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र है, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है इसी को तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और क्योंकि बाईं तरफ है तो माइनस में रखा जाएगा। क्लियर बात हुई? तो माइनस रखेंगे, और माइनस यहाँ ऑलरेडी है, पहले से ही माइनस है, तो एक तो माइनस आर वाला माइनस, माइनस आर है, और एक माइनस पहले से है तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा जाएगा, प्लस आर, और आर को हम लिख दे रहे हैं 2f, कोई दिक्कत तो नहीं, आर को 2f लिख रहे हैं, क्योंकि फोकस दूरी की दुगनी होती है वक्रता त्रिज्या। तो हमको जो सूत्र प्राप्त करना है वह फोकस दूरी के रूप में प्राप्त करना है, तो जो वक्रता त्रिज्या है इसको फोकस दूरी के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो हो गया माइनस यू, पीबी की वैल्यू हो गई माइनस यू, पीसी की जगह हो गया आपका माइनस आर, माइनस माइनस प्लस, प्लस आर हो गया, आर का मतलब हो गया 2f। ठीक, चलिए डिवाइड बाई पीसी की वैल्यू फिर आ गई, पीसी क्या है, वही आर है आपका, और बाईं तरफ है तो माइनस आर रखा जाएगा, तो यहां हो जाएगा माइनस आर की जगह हो जाएगा 2f। क्लियर? माइनस पीबी डैश है, पीबी डैश देख रहे हैं, पीबी डैश जो है ये देखो प्रतिबिंब बना हुआ है, बी डैश पे प्रतिबिंब बना हुआ है, तो पीबी डैश की जो दूरी है वो ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब तक की दूरी है, तो इसको माइनस भी लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, माइनस भी, और यहाँ माइनस पहले से ही है, क्या लिखा जाएगा, प्लस भी, ये आपका प्लस भी हो जाएगा, पीबी डैश की जगह पे माइनस भी, और माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो क्या लिखा जाएगा, प्लस भी। चलिए इक्वल टू, इधर आ जाइए, पीएफ, पीएफ क्या फोकस दूरी है भाई, ध्रुव से लेकर के फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी तो कहते हैं, ये फोकस दूरी सिंपल सी बात है, बाईं तरफ है तो माइनस एफ यहां पर रखा जाएगा, डिवाइड बाई, ठीक है। पीबी डैश फिर आ गया, पीबी डैश क्या है, ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब तक की दूरी क्या लिखी जाती है, v से, बाईं तरफ है तो माइनस v से। क्लियर?
क्या हो गया यहाँ पे माइनस v, माइनस पी एफ है, पी एफ की वैल्यू क्या है वही फोकस दूरी, एफ है बाई तरफ है तो माइनस एफ लिखा जाएगा, पी एफ को बाई तरफ होने नाते क्या लिखेंगे माइनस एफ, और माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा प्लस एफ। देख लीजिए अब हमने इस पूरी चीज को संकेत रूप में कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत, ये पूरा हमने संकेतों में कन्वर्ट कर दिया इसको। अब यह जहाँ पी एफ है वहां पर एफ लिख दिया गया है, जहां पर आपका पीसी है वहां पर आर लिख दिया गया, मतलब 2f लिख दिया गया है, जहां पीवी डैश है वहां पर v लिख दिया गया है, और चिन्ह सहित रखा गया है, सबको माइनस चिन्ह के साथ रखा गया है क्योंकि सभी दूरियां ध्रुव के किधर है बाई तरफ है। ठीक है, यहाँ तक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस, अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस यू इंटू माइनस वी, तो u इंटू वी होता है uv, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर uv, लिख लीजिएगा क्या हो गया यहाँ पे uv, माइनस u का गुणा f में करोगे जब तो हो जाएगा माइनस uf, माइनस u इंटू माइनस v हो गया प्लस में uv, माइनस u गुणे f हो जाएगा माइनस uf, प्लस 2f से मल्टीप्लाई करोगे v में तो हो जाएगा ये माइनस यहाँ रखा जाएगा माइनस 2vf, देख लीजिए ध्यान से 2f गुणा v में होगा तो माइनस 2vf होगा, 2f का गुणा f में होगा तो क्या होगा प्लस 2f स्क्वायर, दिख रहा है, ये b यहाँ से हटा देते हैं, b को यहाँ लिख देते हैं, ठीक ठीक है, तो माइनस u प्लस 2f का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, इज इक्वल टू इधर आ जाइए, माइनस f का गुणा माइनस 2f में होगा तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2f का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस f का गुणा v में होगा तो क्या हो जाएगा माइनस vf, सही यहाँ तक है। अब देखो यहाँ पे 2f स्क्वायर इधर है, मतलब राइट साइड में है, और 2f स्क्वायर लेफ्ट साइड में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब uv यहाँ बचा हुआ है, uv इसको यहाँ रोकिए जरा, uv हमने रोक दिया यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस क्या है, ये माइनस आपका uf है, क्या है ये uf, उधर ले जाओ इसको, क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा uf, देख लीजिए ध्यान से, uf राइट साइड गया तो प्लस में हो गया। अच्छा आगे चलिए, माइनस 2vf है, जब ये राइट साइड जाएगा तो प्लस में 2vf हो जाएगा, 2vf जो माइनस में है जब राइट साइड जाएगा तो प्लस में 2vf हो जाएगा, और माइनस vf पहले से ही है तो प्लस 2vf में से एक vf घटेगा तो क्या बचेगा प्लस vf, देख लो सबको हमने सॉल्व कर लिया, यही तो बचा आपका। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर देखो तीन हमारे पास संकेत हैं, तीन संकेत हैं, u है v है f है, ठीक है, u v और f तीन ही तो है, देख लो u v f तीन ही तो मिलाकर बना हुआ है ये, लेकिन यहाँ पर u और v है f नहीं है, यहाँ पर u और f है v नहीं है, यहाँ v और f है u नहीं है ना, तो तीन हमारे पास हैं पूरे आपके संकेत, जिसमें प्रत्येक पद में जो है दो संकेत हैं, एक नहीं है। तो सिमिलरिटी के लिए क्या करेंगे, हम बाएं पक्ष में भी दाएं पक्ष में भी दोनों तरफ सभी पदों को u v f से डिवाइड कर देंगे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अगर हम सभी पदों को u v f से डिवाइड कर दें दाहिने पक्ष में बाएं पक्ष में तो कोई असर नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ये u v अपान u v f, दिख रहा है, पहले पद को हमने डिवाइड कर दिया इक्वल टू, यहाँ पर क्या है u f डिवाइड कर दिया किससे, वही u v f से, प्लस यहाँ पर क्या है v f फिर वही डिवाइड कर दिया u v f से, मतलब तीनों पद हमारे जो है तीनों पदों को हमने u v f से डिवाइड कर दिया। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ देखिए u v से कैंसिल होगा, क्या बचेगा, क्या मिलेगा 1 अपान f, देखो यार ध्यान से, अरे u v कटेगा 1 अपान f ही तो बचेगा, इक्वल टू uf और uf कटे, क्या बचेगा यहाँ पे v केवल बचेगा नीचे 1 अपान v, प्लस यहाँ पर क्या है vf और vf कटेगा, क्या मिलेगा 1 अपान u, 1 अपान f इक्वल टू 1 अपान v प्लस 1 अपान u, यही किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी का फार्मूला होता है, यही किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी का फार्मूला होता है। बात क्लियर हुई, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी का फार्मूला होता है 1 अपान f इक्वल टू 1 अपान v प्लस 1 अपान u।
1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यह किसी भी गोली दर्पण की फोकस दूरी का फार्मूला होता है। और एक फार्मूला यही है जिस पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे और रेखीय आवर्धन बता देंगे। दोनों मिला करके आपको जो भी सवाल है इसी पर बेस्ड है, या तो इस सूत्र पर है और या तो रेखीय आवर्धन पर है। तो ये सूत्र आप समझ गए होंगे। इस सूत्र में जब भी आप u v f रखेंगे चिन्ह के साथ रखा जाएगा, ठीक है ना, चिन्ह के साथ ही रखा जाएगा इसमें। जैसे किसी दर्पण से वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर दी गई है, तो आप इसको ध्यान देंगे कि अगर अवतल दर्पण है तो बाईं तरफ होगा, u का मान -25 रखा जाएगा। अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी निगेटिव होती है, तो माइनस में फोकस दूरी रखी जाएगी। 10 20 जो भी रखा जाना है माइनस में रखा जाएगा। उत्तल दर्पण है तो दाहिनी तरफ फोकस दूरी होती है, धनात्मक रखी जाती है, याद है आपको। तो फोकस दूरी जो है उत्तल दर्पण की धनात्मक ली जाती है, अवतल दर्पण की ऋणात्मक ली जाती है। तो इस सूत्र में जब भी रखा जाएगा तो मान क्या रखा जाएगा, चिन्ह सहित मान रखा जाएगा। ठीक है। अच्छा, रेखीय आवर्धन थोड़ी चर्चा कर दे हम, मत क्या होता है। 1 मिनट। रेखीय आवर्धन, यार रेखीय आवर्धन पे आप आ जाइए। रेखीय आवर्धन जब किसी दर्पण के द्वारा, कोई गोली दर्पण हो, उस दर्पण के द्वारा जब प्रतिबिंब बनता है, किसी भी गोली दर्पण के द्वारा जब प्रतिबिंब बनता है, तो उस अवस्था में उस दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उस दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, दर्पण का रेखीय आवर्धन दर्पण का रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, इसको दिखाते किससे हैं, m से। तो किसी गोली दर्पण द्वारा, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई जो बन रही है, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब, ध्यान देने वाली बात है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो रेशियो है उसे क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन कहेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई है आई क्या है, इमेज की लंबाई। वस्तु की लंबाई को दिखाते हैं ओ से, बात क्लियर हुई। यहाँ पे ये आपका आई हो गया, ये आपका ओ हो गया। इमेज की लंबाई हो गई आई और वस्तु की लंबाई हो गई ओ। ठीक है यहां तक। अच्छा, अगर इमेज की लंबाई और वस्तु की लंबाई की आप बात करें तो उस अवस्था में आप अगर ये देखें कि इन दोनों का रेशियो किसके बराबर होता है, तो आप ये बता सकते हैं कैसे, m इक्वल टू क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई को दिखाएंगे आई से, प्रतिबिंब की लंबाई किससे दिखाएंगे, आई से, और वस्तु की लंबाई दिखाएंगे ओ से। ठीक है, अब देखिए यहां पर आई बटे ओ को तो आवर्धन कहते हैं, इसको एक और टर्म में आप लिख सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर यहां से एक प्रकाश किरण ले ली जाए, ये देखिए हम इसको ड्रा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रकाश किरण ली गई तो कहां से जाएगी, अरे शीर्ष से ली गई ना, तो यहां से चलने वाली जो सारी किरणें हैं वो इसका प्रतिबिंब यही तो बना रही हैं ए डैश पर, तो ये यहीं से बाहर निकलेगी। देख रहे हो, ये तो हुआ। तो ये आपका ध्रुव है, तो ये आपका हो गया, ये आपतित किरण हो गई और ये परावर्तित किरण हो गई। अरे जैसे यहाँ पर ये आपतित किरण थी और परावर्तित किरण यहाँ पे निकली हुई थी, सारी किरणें ए डैश जाएंगी। इस शीर्ष से जाने वाली जो भी किरणें हैं सब कहाँ जाएंगी, ए डैश जाएंगी, क्योंकि इस ए का प्रतिबिंब ए डैश पर ही तो बन रहा है, बी का प्रतिबिंब बी डैश बन रहा है और ए का प्रतिबिंब ए डैश पर बन रहा है। तो हमने क्या रचना किया है, रचना आपको जरा दूसरी पेन से हम कर दें, आप समझ जाएंगे। देखिए यही रचना किया हमने, ये देखिए ध्यान से, ये रचना किया हमने, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे ये। ठीक है, ठीक है। अब एक त्रिभुज हमारा हो गया ए बी पी, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज क्या हो गया, ए बी पी, और एक हो गया ए डैश बी डैश पी, दो त्रिभुज हो गए। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हैं। कैसे, ये कोण 90 अंश का है, ये भी कोण 90 अंश का है, और यह दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि
आपतित किरण आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। भाई ये देखो, ये अभिलंब है, ये वक्रता केंद्र है, इससे जाने वाली प्रत्येक किरण अभिलंब होती है, तो ये अभिलंब है। और ये आपतित किरण है, तो ये हो गया आपका आपतन कोण। कौन सा? ये वाला कोण देख रहे हैं, ये वाला, ये आपतन कोण हो गया, और ये हो गया परावर्तन कोण हो गया। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते ही है, तो यह दोनों कोण बराबर आपस में हो गए, और ये 90-90 अंश का ही है, तो तीसरा कोण तो बराबर होना ही है। ठीक है ना? तो त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ध्यान दीजिएगा, ये समरूप त्रिभुज हैं। तो अगर इस बड़े वाले का लंब लिया आपने, तो बड़े वाले लंब क्या हो गया? ओ नीचे हो गया मान लीजिए। ठीक है, छोटे वाले लंब पहले ले लीजिए। छोटे वाले का लंब है आई ले लिया, बड़े वाले लंब ले लिया हमने ओ, तो आई अपान ओ हो गया। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल का जो नियम है, छोटे वाले का लंब बटे बड़े वाले का लंब बराबर छोटे वाले का आधार। छोटे वाले का आधार क्या हो जाएगा? बी डैश पी बटे बड़े वाले का आधार क्या हो जाएगा? बीपी। अब छोटे वाले का आधार हो गया बी डैश पी और बड़े वाले का आधार हो गया बीपी। समझ रहे हैं? तो आई अपान ओ, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर बी डैश पी बटे बीपी। अब जरा चिन्ह सहित मान रख दीजिए, इसका मान इसका रख दीजिए चिन्ह सहित। चलिए m बराबर हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई क्या है? ये है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है तो प्लस लिखा जाएगा कि माइनस लिखा जाएगा? प्लस में लिखा जाएगा। ठीक, तो प्लस आई हो गया। कहीं कहीं पर वस्तु की लंबाई को y1, प्रतिबिंब की लंबाई को y2 भी लिया जाता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर i और o ले रहे हैं, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो प्रतिबिंब, माफ कीजिएगा, इमेज आपकी नीचे बन रही है, तो नीचे की जो लंबाई होती है उसको लेते हैं माइनस में, तो माइनस आई हो गया। ये ओ क्या है? वस्तु की लंबाई है, वस्तु जो है मुख्य अक्ष के ऊपर है, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी को हम प्लस से लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? प्लस में ओ हो जाएगा। ठीक है, बी डैश पी क्या है? बी डैश पी देखो, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी है, और ये प्रतिबिंब की दूरी है। पी से बी डैश की दूरी क्या होती है? प्रतिबिंब की दूरी भी है, बाईं तरफ है, तो हो जाएगा माइनस भी बटे बीपी क्या है? बीपी ये वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी को बाईं तरफ है, तो क्या लिखेंगे? माइनस से, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो m इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई अपान ओ इक्वल टू वी अपान यू। और अक्सर ये माइनस यहां ना लगा करके यहां लगाते हैं, वैसे कहीं लगा दीजिए, बात एक ही हुई। भाई दोनों पक्ष बराबर हैं, तो ये माइनस चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ। तो जो सूत्र आप याद करते हैं बुक में, वो सूत्र का प्रॉपर रूप ये है, m इक्वल टू आई अपान ओ इक्वल टू माइनस वी अपान यू। m इक्वल टू आई अपान ओ, ऐसे देखिए, m इक्वल टू आई अपान ओ इक्वल टू माइनस वी अपान यू। ये क्या है? ये किसी दर्पण का रेखीय आवर्धन है, आवर्धन क्षमता नहीं है। आवर्धन क्षमता तो अलग चीज होती है, ये क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन या रेखीय आवर्धन होता है। तो m इक्वल टू आई अपान ओ इक्वल टू माइनस वी अपान यू। यहां से चीज क्लियर हो गया होगा आपको। अगर रेखीय आवर्धन का मान माइनस में आए, किसमें आए? माइनस में। माइनस में कब आएगा भाई? आई अपान ओ को ही तो हम कहते हैं रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये माइनस में कब आएगा? जब प्रतिबिंब उल्टा रहेगा, वस्तु सीधी रहेगी, तो माइनस में आएगा, क्योंकि एक दूरी माइनस में एक दूरी प्लस में। ठीक है, तो अगर रेखीय आवर्धन का मान ऋणात्मक आ रहा है, तो इसका आशय होता है कि प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है और वास्तविक बना हुआ है। ये चीज ध्यान बैठा लीजिएगा। प्रतिबिंब उल्टा रहेगा, वास्तविक रहेगा, तो रेखीय आवर्धन ऋणात्मक रहेगा। और अगर प्रतिबिंब सीधा बना हुआ है, तो वस्तु की लंबाई भी पॉजिटिव रहेगी, प्रतिबिंब की लंबाई भी पॉजिटिव रहेगी, तो वहां पर जब डिवाइड करेंगे हम तो पॉजिटिव आएगा। तो रेखीय आवर्धन यम का मान अगर पॉजिटिव है, तो इसका आशय ये हुआ कि वस्तु द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब सीधा है और आभासी है। दर्पण में जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो आभासी रहेगा, तो आभासी और सीधे होने के लिए रेखीय आवर्धन धनात्मक, उल्टा और वास्तविक होने के लिए रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है। तो आज ये फोकस दूरी का फार्मूला और ये रेखीय आवर्धन के बारे में बताया हमने आपको। इसके ये टॉपिक आप एक बार और रिपीट करके सुन लीजिएगा। इसी पर न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल मैं होमवर्क में भेज दे रहा हूं, उसको आप अच्छे से लगा लीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो वो आप ग्रुप में डालेंगे तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।